in the series which we have started as a webinar. In that, today we will be having a interaction, a conversation with three uh, three of our Harcourtian who have been in the civil services since long. So, Mr. Ravi, Hello. in the piece, please welcome Mr. Ravi, Mr. Shyam Sundar, Shyam Pratap Singh, and Mr. Shailendra. Hello, sir. Hello, everyone. Hello. Hello. So today we are going to basically have a conversation, and हमारे बातचीत से let these people who have joined this evening, they get benefited, and many of us, many of these people who are aspiring to be, to be as you all three are there. Okay. So हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे, हमारे बातों से इनके काफी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, हमने कलेक्ट करे हुए हैं. तो हम अब बातों से इनको इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, इनको एक गाइडिंग लाइट बन सकते हैं आप सभी लोग. So I would be asking one by one each of you, and you take a lead and answer those questions and clear their doubts. So start with, may I ask, maybe we can start with Mr. Shailendra, and आपसे शुरू करते हैं शैलेंद्र जी, एंड उसके बाद सभी लोग आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइए अबाउट योर जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट टिल बीइंग ऑफिसर एज यू आर. सो शैलेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं, एंड देन हम श्याम जी के पास चलेंगे, फिर रवि जी के पास चलेंगे. सो मिस्टर शैलेंद्र. तो मैं बहराइच से हूँ, मेरा गृह जनपद. शायद हो सकता है इस वेबिनार में कुछ लोग गृह जनपद से. वैसे उत्तर प्रदेश का काफी पिछड़ा जिला माना जाता है, तो वहाँ से कम ही लोग आते हैं. और वहाँ पे कैसरगंज छोटी सी जगह है और मेरा गांव है बंदीपुर. मैं वहाँ से हूँ. तो स्कूली पढ़ाई हुई है, वहीं से हुई है. और 2007 में मैं कानपुर काकादेव में पहली बार आया हूँ. काकादेव में 1 साल कोचिंग की, और उसके बाद 2008 का मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा बैच शुरू होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो फिर कॉलेज में काफी कुछ सीखने को मिला. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे प्रोफेसर जो रहे हैं, ओंकार सिंह सर, राजीव गुप्ता सर और आनंद कुमार, गौरव सरिया सर, इन लोगों ने काफी कुछ सिखाया. और उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है अपना बैच, जिससे हम काफी कुछ सीखते हैं. तो हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं या फिर जो भी सपने होते हैं, वो काफी कुछ वहाँ पे निर्धारित होते हैं. बिल्कुल. कॉलेज में. बिल्कुल. और कॉलेज में मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला था होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड में, और मैंने 6 महीने पर अलवर राजस्थान में होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड में काम किया. बहुत अच्छा. उस दौरान मुझे BHEL में ऑफर मिला, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि PSU है. हाँ, भारत सरकार की कंपनी. तो 2013 फरवरी में मैं BHEL में आया, और तब से मैं BHEL में ही हूँ. अभी मैं हैदराबाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है सर, यहाँ पे BHEL की, वहाँ पे काम कर रहा हूँ. तो कुछ जो हमारे जूनियर होंगे वो BHEL के बारे में शायद नहीं जानते होंगे इतना, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ BHEL क्या काम करती है. तो अब कुछ मैकेनिकल के होंगे वो लोग ज्यादा समझ पाएंगे, और बाकी इलेक्ट्रिकल के लोग भी. BHEL जितनी भी हैवी मशीनरी है पावर प्लांट से रिलेटेड, उनको मैन्युफैक्चर करती है. टरबाइंस, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, बॉयलर्स, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं. और पूरे भारत में ऑलमोस्ट 60% जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, पनकी में है या टांडा, ऊंचाहार अपने क्षेत्र में, या फिर पूरे देश में, उसमें लगभग 60% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है BHEL की है. और यहाँ पर मैं R&D में हूँ, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. मेरा काम पंप डिजाइनिंग का था. बॉयलर फीड पंप, जो कि स्टीम जनरेट करने के लिए एक पंप होता है जो कि पानी को बॉयलर में भेजता है.
ओके। तो उसकी डिजाइनिंग का काम था। तो पिछले काफी समय से मैं उसमें काम कर रहा था। तो शुरू में मैं जब आया था तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ रुझान था कि क्योंकि हमारे हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने दिशा दिखाई थी कि हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरे 2 साल सीनियर थे ओंकार सिंह सर और जितेंद्र राय जी, इन लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज अच्छी रैंक निकाली, तो हमें भी प्रेरणा मिली कि हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाएं। तो मैंने 2 साल तैयारी की वहां पे, यहाँ पे रह करके की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और उसके बाद मैंने छोड़ दिया इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके। फिर सिविल सर्विसेज की तरफ मैं, तो 2016 से सर मैंने शुरू किया है पढ़ाई ओके। सिविल सर्विसेज के लिए। और यूपीपीसीएस मेरा लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य यूपीएससी ही था, जैसा कि मुख्यतः हम सब लोगों के लिए रहता है। तो यूपीएससी में मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए हैं और मैंने 4 मेंस लिखे हैं, 2 इंटरव्यू भी दिया है और इस साल भी मेरा इंटरव्यू था। हालांकि मैं सफल नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं रहा, तो काफी निराशा भी थी क्योंकि दूसरी बार ये इंटरव्यू था। और लेकिन ईश्वर की दया थी, की कृपा थी, यूपीपीसीएस में चयन हो गया। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो जर्नी इतनी रही है सर अभी तक। आगे अभी प्रीलिम्स दिया था यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स में ठीक नंबर है और उम्मीद करता हूं मैं मेंस लिखूंगा जो कि जनवरी में है अभी यूपीएससी का। बहुत जरूर सफलता मिलेगी आपको। मिस्टर श्याम, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, सभी के बारे में। सर मैं शाहजहांपुर से हूँ और शैलेंद्र सर जो मुझसे पहले बोल रहे थे, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो सर थर्ड ईयर में थे। सर ने बड़ा अच्छा स्किट किया था और सर का स्किट मुझसे पहले था जीता, मतलब मेरा सेकंड थर्ड पे था, सर का फर्स्ट पे स्किट आया था, तो मैं सर को याद दिला रहा था। जी सर। तो सर मैं शाहजहांपुर से हूँ और मेरी भी बर्थ एक गांव से ही है। फिर लेकिन लकीली क्या हुआ कि 2001 में ही हमारे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय खुल गया था। तो फिर मेरी 6 से स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई और फिर सर मैं कुछ समय कानपुर रहा था, जो कोचिंग के लिए हम लोग रहते हैं काकादेव में। और फिर मैंने बीटेक के लिए एसपीडीआई ज्वाइन किया था। मेरी ब्रांच सर लेदर थी, तो ब्रांच बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे पहले से आइडिया था और मेरा पहले से एम था कि मैं सर प्रिपरेशन करूंगा और सिविल में ही जाऊंगा और मुझे जॉब नहीं करनी थी। मेरा मतलब इनिशियल मेरा क्लियर कट था सर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मुझे अलाउ करनी थी कि वो कर सकता था। तो फिर मैंने सर 2014 में पास आउट हुआ और 15 में मैंने यूपीएससी पहला दिया और 16 मतलब मैं लगातार 4 महीने मेंस लिखे यूपीएससी के, इंटरव्यू भी दिया 19 वाला जो सर ने दिया है और वही मेरा भी रिजल्ट रहा जो सर का रहा। लेकिन 2000 और मैं भी सर पहले यूपीपीएससी नहीं देता था, लेकिन मैंने 2017 वाला यूपीपीएससी लकीली दे दिया था क्योंकि 2 बार उधर फेल हो चुका था। तो फिर उधर उस टाइम 2017 वाले में मेरा रिजल्ट एज ए बीडीओ हो गया और बीडीओ की जॉब ठीक थी, मतलब एग्जीक्यूटिव जॉब थी, काफी एक्टिव जॉब रहती है। और फिर सर 2018 में ये वाला रिजल्ट था। इस तरीके की जर्नी। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। रवि जी, आपसे मैं पूछूंगा, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं इस मंच से आपका जयसवाल जी और पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट भी किया और एज अ हरकोटियन फैमिली दिस इज अ वेरी वंडरफुल स्टेप व्हिच वी आर टेकिंग फॉर आवर फैमिली। थैंक यू। तो श्रेया का भी जो रोल प्ले रहा है, श्रेया और उसकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में हमारे 2 जूनियर शैलेंद्र और अभय प्रताप, दोनों का डिप्टी कलेक्टर बनने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप एक बड़ी अच्छी सेवा में आए हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। अपने बारे में बताऊंगा, आई एम IT पास आउट 2007 के बाद छोटा ही रखेंगे इसको डिस्कशन को। मैं मेरठ वाला हूँ। इनिशियली आई गॉट द प्लेसमेंट फॉर STL टेक्नोलॉजीज। 3 से 4-5 साल मैंने आराम से प्राइवेट सेक्टर में काम किया। देन फॉर सिविल सर्विसेज मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया। पैरेलली आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज और 2014-15 2 मेंस लिखे। एक इंटरव्यू का मौका मिला 2015 में, नहीं हुआ और थर्ड अटेम्प्ट में यूपीपीसीएस में डिप्टी एसपी सिलेक्ट हो गया। बीच में लॉ क्योंकि कर दी, सो आई फिल्ड द एग्जाम फॉर पीसीएसजे आल्सो और वो मैंने पहले बार में क्रैक कर दिया। एंड प्रेजेंटली आई एम अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पोस्टेड इन बदायूं एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ट्रेनिंग टू स्टार्ट इन यूपी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, जो मेरी 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो वहां पर मैं डीएसपी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ।
तो इतना ही काफी है। और अब हम हमारा मिशन है हमारे साथी हेल्थ ऑडियंस को गाइड करने वाला, उनके क्वेश्चंस को मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पे आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। अब आप इतने एक्साइटेड हैं, मतलब आपने इसको ज्वाइन करने के लिए, ये आपके चेहरे से उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं आपसे ये इसके कनेक्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाई द सिविल सर्विसेज? क्या क्या कारण था सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का? देखिए, जैसा कि हम बताएंगे, व्हाई सिविल सर्विसेज इज अ बिग क्वेश्चन। ये अम्ब्रेला टर्म है कि आपको सिविल सेवा में क्यों जाना है। तो यहाँ पर वी आर नॉट हियर टू डिबेट कि क्या प्राइवेट सर्विस अच्छी नहीं होती, या क्या प्राइवेट और पब्लिक सर्विस के डिफरेंसेस हैं, मेरिट या डीमेरिट। वो एक बहुत बड़ा आपका डिबेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के फैक्टर्स बहुत सारे हैं। कुछ एस्पिरेंट्स को ज्वाइन करते हैं फॉर द शेयर पर्पस ऑफ पावर, तो इसको कहते हैं कि आपके गवर्नमेंट प्रिविलेजेस हैं। कुछ सोचते हैं कि एक बार हम एंटर कर जाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे, वी आर हैविंग 60 इयर्स तक सर्विस करने का मौका मिलेगा, इट विल बी टेंशन फ्री। इसका मतलब ये भी होता है कि हम समाज के प्रति कुछ कर पाएंगे, वी कैन कंट्रीब्यूट अ बेटर वे टू द सोसाइटी। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी का कारण एक अपना अलग हो सकता है। बिल्कुल। तो जब भी मेरे को किसी मंच पे कहने का मौका मिला कि आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हो, तो मैंने हमेशा प्रतिभागियों से ये कहा है कि आप 3 काम करो: मंथन, चिंतन, स्वयं से वार्तालाप। बहुत अच्छा। आपको खुद इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल, हर शख्सियत एक अपना कारण लेके सिविल सर्विस में घुसते हैं। तो जब हम इस मंथन कर पाएंगे, खुद से डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी वांट टू एंटर इनटू दिस सर्विस, तो हर किसी को एक अपनी दिखाई देगी और वो इस सेवा में आने का कारण जान पाएगा। मैं बेसिकली इससे ये इन्फर करूं, इससे मैं ये रेफर करूं कि आप कह रहे थे एवरी इंडिविजुअल जो भी यहाँ पे ज्वाइन करा हुआ है, यदि वो एस्पायर कर रहा है सिविल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, वो अपने से बात करे, अपने से आत्मचिंतन करे, अपने से बात करे और सोचे कि क्या उसका क्या कारण है। जैसा आपने बताया कि किसी का पावर हो सकता है, किसी का समाज सेवा हो सकता है, किसी का पैसा कमाना हो सकता है, व्हाटएवर रीजन, या किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। सो आप बेसिकली एक मैसेज ये सभी को देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने से जुड़ें, दूसरे को न देख के अपने से जुड़ें और अपने को मंथन करके फिर आगे की तरफ इसकी इधर चलें। मेरा यही मत है। थैंक यू। श्याम जी, मैं आपसे इससे थोड़ा सा कनेक्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। आप शैलेंद्र जी ने बताया कि वो एचबीडीआई में आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इधर की तरफ जाना है, उनको कुछ बताया, प्रोफेसर ओंकार जी ने बताया और काफी उनको गाइडेंस मिली लोगों की। आपने कब डिसाइड किया कि आपको इधर की तरफ जाना है? और जैसा सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, जैसा रवि जी ने बोला कि अपने को आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने को समझना चाहिए कि मैं किस में जाना चाहता हूँ, तो व्हेन दैट क्लिक हैपेंड इनसाइड यू सर, जैसा रवि सर कह रहे थे कि हर किसी का इंडिविजुअल रीजन होता है कि वो क्यों आना चाहता है, तो मेरा डिफरेंट था सर। मेरा ऐसा था कि मेरी 2 जनरेशन टीचर्स थी। और जो टीचर्स का इंस्पिरेशन अपने बच्चों के लिए होता है, वो कभी ये नहीं होता कि आप बिजनेसमैन बन जाएं या कुछ और कर लें। तो उनका इंस्पिरेशन था कि सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं आप, ब्यूरोक्रेसी चले जाएं। तो वो एक इंस्पिरेशन था। और मेरे ग्रैंडफादर का बड़ा एम्फेसिस था शुरू से, तो कुछ दिमाग में सर बैक साइड कुछ बैठा हुआ था कभी। फिर जब मैं सर बीटेक करने आया एचपीटीआई में, तो जो 2009 का बैच था, वो जो अभी सीडीओ सर हैं हमारे शैलेश सर झांसी में, वो बैच बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब उस बैच से 8-9 आईएएस करीब बने थे उस टाइम। तो सर वो एक इंस्पिरेशन रहा। और फिर कुछ लोग जो साथ की तैयारी कर रहे थे, तो उस तरीके से सर इंस्पिरेशन बने। बहुत अच्छे, थैंक यू। शैलेंद्र जी, आपसे मैं पूछूंगा, जो कुछ ना कुछ ऐसे बताया, सभी ने बताया कुछ ना कुछ ऐसा था, कुछ आपका जो पैशन था, ओंकार जी ने बोला होगा, मगर आपका कुछ ना कुछ इंटरनल पैशन होगा जिसकी वजह से आप इसकी तरफ आकर्षित हुए, इसकी तरफ चले आप। वो क्या चीज थी? मतलब जैसे उन्होंने बोला कि सभी, श्याम जी ने बोला कि सभी कुछ लोग टीचर थे, तो उनका एक था कि मैं इधर क्या आना है, कुछ ना कुछ आपका भी रहा होगा। सर, मैं जिस पृष्ठभूमि से हूँ, अपने यहाँ पे एक पिछड़े क्षेत्र से, गांव से, वहाँ पे बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं हमारे पास सोचने को। तो जैसा श्याम ने बताया कि दिमाग में एक चीज बैठी हुई थी, वो चीज बैठी रहती है। और लेकिन
है कि कॉलेज से निकलने के बाद में मुझे नौकरी भी बहुत अच्छी लगी, मेरा काफी ज्यादा पैशन अभी नौकरी के प्रति भी रहा है, तो मेरे दिमाग में हमेशा ही दुविधा रही है कि मैं क्या चुनूं। हालांकि कारण रहे हैं सेवा के लिए प्रेरित किया और अंततः मैं आ गया हूँ, लेकिन इसके अलावा बराबर दुविधा बनी रहती है, क्योंकि ये होता है कि सफल हो जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि एक तो जब आपको सफलता मिलती है फिर ये है ठीक ठाक नौकरी है, तनख्वाह मिल रही है, पीसफुल जॉब है, वहां जाकर के दुनिया भर की सिर्फ जो होगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो है, जैसा रवि सर ने बताया था कि आपके अंदर क्या है, यहाँ पे एक कमी जो थी, जो मुझे हमेशा लगती थी कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो ठीक है मैं खुश हूँ, लेकिन मैं समाज को कितना दे रहा हूँ, ये कमी जरूर थी और ये भी एक बड़ा कारण था। इसके अलावा पारिवारिक कारण भी थे जिनकी वजह से मैं संघर्ष में आया। थैंक यू वेरी मच, एंड इट इज गिविंग अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन कि सभी का कुछ ना कुछ पर्सनल रीजन होगा, इट कुड बी सोशल, इट कुड बी सम अदर इन्फ्लुएंस, बट जब हम इसकी तरफ जुड़ते हैं, एक पैशनेट होकर जुड़ते हैं, क्योंकि इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो रवि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा ही पर्सनल और बड़ा ही जाती क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मच डू यू स्टडी एंड वर्क हार्ड, मतलब इतना डिफिकल्ट है ये इसको क्रैक करना, और उसके बाद भी आप लगे रहे, मतलब एक पैशन के साथ लगे रहे, ठीक है ना। सो वो कितना है, मतलब जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं 99 लोग अभी करंटली जुड़े हुए हैं, उनको आप बताइए कि कितना इसमें हार्डवर्क जाता है और कैसे लगे रहना पड़ता है। ओके, ये बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया आपने। चलिए, इसके बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे जाना चाहूंगा। हाँ। तो अगर हम आज स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आज पता होगा सारे एस्पिरेंट्स, क्योंकि यूपी का पीसीएस का प्री था, तो आज का अखबार पढ़ा होगा तो पता चलता है तकरीबन 5,65,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। कल हमारे पास फिगर आ जाएगी कि कितने लोग एग्जाम में अपीयर हुए, 4 लाख 4.5 लाख के आसपास अपीयर हुए होंगे, और जब ये साइकिल खत्म होगी तो आपका जो टोटल मेरिट में बच्चे आएंगे वो होंगे 650, 700 या 750। बिल्कुल। तो क्योंकि हम सब इंजीनियर्स हैं तो मैं सबको ये कहूंगा कि अब 500 को डिवाइड कर लो 5,95,000 से, तो आपको सक्सेस परसेंटेज मिल जाएगी कि व्हाट आर योर चांसेस ऑफ सक्सेस। तो कितना कंपटीशन हार्ड है वो ये स्टैटिस्टिक्स में दे देते हैं। When you go to the central level, UPSC जो मेन टारगेट होना चाहिए, then you are competing the entire 28 states of India. कंपटीशन और हार्ड हो जाता है। So now coming to second question कि आप कितना पढ़ते हैं, it is totally again dependent on your individuals, mental level, intellect level, diligence level, आप कितना ग्रेस्प कर पाते हैं, आप while growing आपने कितना घर में क्या देखा है, कितना आप समाज के बारे में अवेयरनेस है, उन सबको आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह पाता हूँ कि अगर आप एक निश्चित पद्धति के थ्रू तैयारी करते हैं तो शायद 6 साढ़े 6 घंटे का आपका औसत अगर रोज का आ पा रहा है 90 और आप अपनी तैयारी के प्रति सचेत हैं और शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, तो शायद आप भी अपना माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। और दूसरा मैं एक वर्ड ऐड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, द वर्ड आई गिव इज परसेवरेंस। परसेवरेंस से हमारा अभिप्राय होता है कि कई बार हारने के बाद आपको सफलता मिलती है, तो ये तो हमारा तैयारी करने का ग्राफ है और जो हमारा अपने गंतव्य तक पहुंचने का ग्राफ है, ये एक साइन कर्व की तरह होता है। आपको प्री में सफलता मिलेगी, आप मेन से बाहर हो गए, आपको मेन से सफलता मिली, आप इंटरव्यू से बाहर हो गए, तो आपको नहीं पता आप कहाँ फाइनली क्लिक करोगे। तो इन सब उतार चढ़ाव से भयभीत ना होकर, इन सब उतार चढ़ाव से परेशान ना होकर हमें परसेवरेंस रखनी चाहिए, शेयर डिटरमिनेशन के साथ लगे रहना चाहिए और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी, मेरा मानना है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं आपके, और सच में परसेवरेंस ऐसी चीज है जिसमें यदि लगन लगी रहे, लोगों को लगन है, पैशन के साथ में लगन लगे, तो वो जरूर सफलता मिलती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। बताया कि 5 लाख के करीब, 5 लाख सम नंबर के करीब लोग थे, अप्लाई करते हैं, उसमें 600 लोग आते हैं, ठीक है। सो श्याम जी, मैं आपसे थोड़ा सा इससे कनेक्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं। देखिए, जैसा बताया कि बहुत ही टफ कंपटीशन है, तो क्या सिर्फ टॉपर ही इसको कर पाते हैं, और या कुछ इसके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है?
सर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टॉपर्स हैं, मतलब कॉलेज टॉपर्स हैं या स्कूल टॉपर्स हैं वही लोग यहाँ एग्जाम आके टॉप करेंगे। ये डिफरेंट गेम है एकदम। और जो जितना मतलब सर, अगर ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। आप जितना स्टडी होके खेलेंगे, जितना आप बेहतर राउटर हैं, उतना बेहतर आप इधर एग्जाम में करेंगे। एक बहुत बात तो ये अच्छा। हो गई। जी सर। और सर दूसरी बात ये है कि एग्जाम की आपको एसेंस पकड़ में आनी चाहिए। एग्जाम हम्म, मांग क्या रहा है आपसे, डिमांड क्या कर रहा है। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम्म, एग्जाम के एसेंस को नहीं पकड़ पाते। तो आप ओके। हर एग्जाम की स्टेज में उसकी एसेंस को अगर पकड़ पाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। और सर ये रास्ता होता है कि जैसे मेरा साथ ये था कि मेरे पास कुछ पीछे नहीं था, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, मुझे तो पाना ही था। और मेरे पास इंकरेजिंग ट्रेंड रहा हमेशा कि मतलब जिस रेशियो में मैं मेहनत कर रहा था, मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा था। तो डायरेक्शन मेरा करेक्ट था। वो किस कब मिला मुझे, वो एक डिफरेंट चीज है। तो अगर आप पहले डायरेक्शन आपका करेक्ट है तो इंकरेजिंग ट्रेंड बना रहेगा और आप निराश नहीं होंगे किसी स्टेज। ये बहुत जरूरी है सर एग्जाम। बहुत अच्छा है, मतलब आप कह रहे हैं कि फोकस होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, तो आप कभी निराश नहीं होंगे और जी हमेशा सफलता की तरफ ही चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अह, शैलेंद्र जी, मैं आपसे इसी से कनेक्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं काफी टफ है, सभी को समझ में आ रहा है, इट इज अ वेरी वेरी टफ एग्जाम एंड सक्सेस रेशियो इज सच अ मिनिस्क्यूल, इट इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यूपी के लिए तो थोड़ा सा कम है, मगर जब ऑल इंडिया पे ले जाते हो तो बहुत ही कम हो जाता है। इतना टफ होने के बाद जैसा श्याम जी ने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि हम टॉपर होना चाहिए, बट क्या कॉलेज की स्टडी भी हो साथ में, या जैसे आप अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब का टेंशन भी हो, ये दोनों चीज साथ साथ मैनेज हो सकती है? हाउ हाउ अभी यदि स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं, कॉलेज की स्टडी भी है, अभी उनका करंट सिचुएशन है, क्या वे मैनेज कर सकते हैं आपस में ये दोनों चीज को? हाँ सर, कुछ परिस्थिति में मैनेज हो सकता है, जैसे कॉलेज के साथ मैनेज हो सकता है, और कुछ उदाहरण भी हैं हमारे पास में जिनमें लोगों ने कॉलेज के साथ में ही सिविल सर्विसेज निकाला है। ऐसे ही जॉब के साथ में भी हो सकता है, लेकिन वो किस प्रकार की जॉब है। अगर आप किसी आईटी कंपनी में हैं जहाँ पे आपको रात के 10 बजे तक काम करना पड़ रहा है, तो काफी मुश्किल है। जैसा रवि सर ने अभी बताया है कि कम से कम 5-6 घंटे कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है, और श्याम भाई ने बताया कि हमें मतलब कंसिस्टेंसी जरूरी है और इसेंस जरूरी है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब चीजें। कई लोग हैं मेरे साथ में जो बहुत ही अच्छा है, उनका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हैं और कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, इसलिए वो लोग सफल नहीं हो रहे हैं। तो साथ में हो सकता है, जॉब के साथ में भी और कॉलेज के साथ में भी हो सकता है, बशर्ते आप दोनों को संतुलित कर सकें। कितना, मतलब यदि आप जैसे कह रहे 4 या 5 घंटे से, रवि जी ने बताया कि डेली का एक परसेवरेंस होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो आप कुछ थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करके बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि कैसे वो अपने की तैयारी कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी पैशनेट हैं इसके लिए? जैसे मैं बताता हूँ सर, मैंने जब 2016 में तैयारी शुरू की थी, तो उस समय फिर क्योंकि हमारे पास सिलेबस होता है और उस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करनी होती है, तो नौकरी के बाद में जो भी समय मिल रहा है, हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक सब्जेक्ट ले करके उसको 1-2 महीने तैयार करना है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट तैयार करना है। तो अब हमारे पास जितना टाइम है और जो भी पढ़ाई करनी है, पूरा सिलेबस उसको ध्यान में रखते हुए उसी गति से आगे बढ़ते रहना है, और बीच में अपना एनालिसिस भी करते रहना चाहिए, जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करते रहना चाहिए, मतलब हमारा लेवल क्या है, कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा फोकस पूरा प्रीलिम्स पे था, इसलिए मैंने प्रीलिम्स तो निकाल लिया, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफी कम समय रहता है, तो मेंस के लिए तैयारी मेरी लगभग ना के बराबर थी, और इसलिए मेंस नहीं हुआ। तो एक समग्र रणनीति की जरूरत होती है, जिसको भी तैयारी करनी है वो पूरा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर प्लानिंग करें कि कैसे हम उसको हासिल कर सकते हैं। और जितना भी समय है, मान लीजिए कॉलेज अपना 5 बजे बंद होता है, उसके बाद में जो भी समय 5-6 घंटे का मिल रहा है, उसमें उसको जो भी सब्जेक्ट है उनको क्रमशः तैयार करना। ओके,
सो रवि जी, मैं इसी से कनेक्टिंग क्वेश्चन आपसे, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे, बड़ा ही मतलब मैनेज करना, बड़ा ही एक तरह से बैलेंस बनाना काफी वो है, डिफिकल्ट है। एज यू सेड कि आप प्राइवेट में थे, एचसीएल में थे, और एचसीएल में और प्राइवेट कंपनी इज सेम एज, उतना ही टेंशन होता है जितना कॉलेज में टेंशन होता है। और शैलेंद्र जी ने बताया कि जैसे उन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी करी, उसको क्रैक कर लिया, मगर उनके मेंस के लिए बहुत ही कम समय था। तो ये सब चीजों को स्ट्रेटेजाइज कैसे किया जाए, कैसे इसको किया जाए कि जैसे कि प्रीलिम भी हम क्रैक कर लें, फिर मेंस भी क्रैक कर लें, और इंटरव्यू के लिए हम क्वालिफाई कर जाएं। थोड़ा सा कुछ आप थोड़ा सा गाइड करें हमारे सभी लोगों को। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली होता क्या है, हम दो तरीके से तैयारी करते हैं। एक तैयारी तो है कि यार यहाँ पे मन नहीं लग रहा, क्या करें, चलो सिविल की तैयारी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि इंडिया की नेशनल हॉबी है सिविल्स की प्रिपरेशन करना। तो 5 लाख 8 लाख 9 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो ये नेशनल हॉबी वाले फॉर्म भर रहे हैं। इनका 50% वो होता है दोज हु आर रियली सिंसियर। यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने लैग किया, मेरे लूप होल रहे, हमारे साथी बता रहे हैं कि शैलेंद्र वगैरह ने 3-4 इंटरव्यू दिए, नहीं बात बनी, तो वो कहीं ना कहीं कमी रहती है एक टाइमली गाइडेंस की, टाइमली डायरेक्शन। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ द कोचिंग सेंटर्स। तो अगर मैं कहना चाहूँ कुल मिला के, तो ओवरऑल केस ये है कि हमें पता है हमें करना है, लेकिन कैसे करना है। हमें इसलिए करना है क्योंकि हम यहाँ पे बोर हो रहे हैं, हम हाफ हार्टेड एफर्ट्स, हाफ बेक एफर्ट डाल रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें इसी में जाना है, वी आर 100% कमिटेड, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें पिछले रिजल्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी मेरिट कहाँ जाती थी, आपका स्कोर कहाँ जाता था। तो इस तरीके का जो एक हमारा एनालिसिस हो पाएगा, जिसको बीइंग एन इंजीनियर शायद हम लोग अच्छा कर सकते हैं। We can analyze it in a much better way कि रिजल्ट का ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कोर्स का आपका कितना परसेंटेज है, कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस कितने साल पे रिपीट हो रहे हैं। तो ये एज एन इंजीनियर में थोड़ा सा एक लेवरेज रहता है। तो हमें टाइमली डायरेक्शन मिल जाए और हम अपने सिलेबस को एक प्रॉपर टाइम स्लॉट्स में चार्ट आउट कर लें कि हाउ वी शुड प्रोसीड अहेड, उसमें अपने जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए रखे, भाई इतने तक टाइम में हमें इतना हो जाना चाहिए, इतने टाइम में हमारा इतना हो जाना चाहिए। तो ये आपका फिर वही आएगा, इट इज योर इंडिविजुअल एफर्ट्स प्लस टाइमली गाइडेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम whomsoever you think it is good। आप डायरेक्शन कहीं से भी ले सकते हो, उसके लिए यू आर पुटिंग टू वॉल, बट एक गाइडेंस आपको मिल जाए वो जरूरी है। गुड। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कहीं पे बोर हो रहे हैं इसलिए हम इधर जा रहे हैं, या एज अ हॉबी के जैसे कह के ये गलत है। हाँ, तो हमें बेसिकली फोकस्ड होना पड़ेगा और कमिटेड होना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे पाना है, ये मुझे पाना है। अब उसके बाद आपने एक बात कही कि कोचिंग सेंटर्स की और कोर्सेज, देयर आर मेनी कोर्सेज अवेलेबल जो इसके लिए हैं। सो आप इसको कितना हेल्पफुल समझते हैं और कितना ज्वाइन करना चाहिए और कब ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, जहां तक हेल्प की बात है, कोचिंग सेंटर्स एक काम कराते हैं, वो आपका सिलेबस कवर करा देते हैं, और वो सिलेबस कवर करा रहे हैं टू द एंटायर बैच। उनके पास 5000 6000 इतने तक के स्ट्रेंथ के बैचेस रनिंग होते हैं। तो हु आर सर्विंग, हु आर इनटू जॉब, उनके पास टाइम कम रहता है, उनके लिए कुछ वीकेंड बैचेस चलते हैं। तो उनको एक हेल्प कोचिंग से ये तो मिल सकती है कि भैया आपका कोर्स करिकुलम एक बार कंप्लीट हो जाए। बट देन वो करिकुलम तो पूरे कोचिंग सेंटर्स हर बच्चे को करा रहे हैं, तो यू आर एट सेम पाथ। अब आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए जो आपको अपने पीयर्स में, अपने कंप्यूटर्स में उनसे ऊपर ले जाए। बिल्कुल। और वहां पे फिर बात आ जाएगी इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो कोचिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकती है, कोचिंग आपको करिकुलम प्रोवाइड करा सकती है, जो आप एनालाइज करोगे क्वेश्चंस को वो रेडीमेड आपको दे सकती है, बट फाइनली इट हैज टू बी योर एफर्ट्स व्हिच विल यील्ड फ्रूटफुल रिजल्ट्स। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत अच्छी तरह से आपने इस बात को बहुत ही पॉइंट बहुत अच्छा रखा है कि इंडिविजुअल को एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जब सभी लोग 5000 बच्चे एक साथ एक ही कोचिंग सेंटर में हैं तो सभी के सभी
से एक्स्ट्रा एज लेना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा एज के लिए अपने एक कुछ एडिशनल कुछ देना पड़ेगा, वो जो उसका उनका एफर्ट होगा, उस इंडिविजुअल का एफर्ट होगा। बहुत अच्छी तरह से बोला। श्याम जी, मैं आपकी तरफ एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जैसे बोला कोचिंग सेंटर सेल्फ स्टडी का कॉम्बिनेशन है जो इसको रिजल्ट दे सकता है, जो अचीव करना चाहते हैं, जिससे में कमिटेड है उसको पाने के लिए। क्या मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ ऑनलाइन कोचिंग आल्सो जो इस कोविड की वजह से आ गई हैं। बहुत ढेर सारी कोविड की पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन भी चल रही हैं। आपका उस पर क्या विचार है, इस जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं? सर मैं दो सवाल एक साथ जवाब दूंगा। पहला जो सर आपने शैलेन सर से पूछा था कि कॉलेज के टाइम में कितना आसान और मुश्किल होता है, हाँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच क्या है। तो जैसे कि मुझे मैकेनिकल और सीएस और इन सब का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है सीटी ब्रांच वाले आराम से पढ़ सकते हैं, और मैंने पढ़ा था। जी सर, तो मैंने पढ़ा था और मैंने 14 में पीसीएस भी दिया था ऐसे ही टेस्ट के लिए कि कहाँ पे हूँ मैं, और मैंने मेंस भी दिया था। मतलब मैं मेंस भी पहुंचा था और मेरा कुछ 2-4 मार्क्स से वो रह गया था इंटरव्यू, तो फिर मैंने दिया नहीं पीसीएस। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप सिटी ब्रांच में है तो डेफिनेटली कॉलेज में पढ़ सकते हैं, एक बात। जी सर। और प्रिपरेशन कैसी करनी है, कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर, ये इंडिविजुअल होता है। जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं की, और जबकि मेरे पास हिस्ट्री जैसा मैंने ऑप्शनल ले लिया और वो भी मैंने प्रिपेयर खुद किया, तो वो मैंने गलती। तो कुछ चीजें मैं सर, क्योंकि सभी स्टूडेंट ही सुन रहे हैं, मतलब जो एस्पायरिंग हैं और कॉलेज के हैं, तो मैं कुछ चीजें एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और कोचिंग करनी है या नहीं करनी, उनकी बाद में इंडिविजुअल चॉइस है। बिल्कुल। जी सर। तो सर ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट हैं, बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैं सजेस्ट करूंगा सर कि वो दिखते बहुत ज्यादा हैं और बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि आप ले लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप जॉब में हैं तो पहले इंस्टेंस में आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे बड़े सब्जेक्ट मत न ले एज ए ऑप्शनल। नहीं सर, मैं सजेस्ट करूंगा मत लीजिए। मैंने लिया है वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन आप अगर सिर्फ जॉब में है तो ऐसे सब्जेक्ट, बड़े सब्जेक्ट मत लीजिए। दूसरी बात, ऑप्शनल के लिए अगर आप कोचिंग करना चाहते हो और आप ऑप्शनल चुनते हैं, पॉलिटिकल साइंस है ऐसा, तो आप जरूर कोचिंग लीजिए। कोई अच्छा टीचर देख लीजिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ऑप्शनल का अच्छा टीचर कौन है, आप जरूर गाइडेंस लीजिए, वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि नए सिरे से नया सब्जेक्ट खोलना, और कुछ उसी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के बच्चे भी, वो भी आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तो आपको अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी कोचिंग करनी चाहिए। फिर सर मैं पीटी और स्टेज वाइज बढ़ूं तो पीटी में सर हॉरिजॉन्टल आपको एक्सपेंड करना होता है, सिलेबस इतना ज्यादा होता है। तो शुरुआत में अगर आप एनसीईआरटी लेके चलेंगे, सारी एनसीईआरटी आपको 11th-12th की एटलीस्ट तो पढ़नी है, तो वहां से आपको, और ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की भी स्पेशली सर, मॉडर्न इंडिया, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। और ज्योग्राफी का काम जो सिर्फ है एनसीईआरटी से ही चल जाता है। तो पीटी आप कितना एक्सपेंड करते हैं, और न्यूज़पेपर की हैबिट डाल लीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, मतलब जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है। सर जब आप मेंस में आएंगे तो आपको कवर करना होता है, टाइम कम होता है, 3 महीने होते हैं, तो आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसको आपके पास इतने शॉर्ट नोट्स हो कि आप 3 महीने में रिवाइज कर सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सर पीटी में ये होता है कि सर आप टेस्ट देते रहें, जितनी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, चाहे मतलब जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, 1 या 2 टेस्ट सीरीज आप एग्जाम से पहले जरूर वो करें, सॉल्व करें। पीटी के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मेंस के लिए भी आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, और 1 से बेटर 2 ज्वाइन करें, और उनको प्रॉपर, मतलब मेंस के ड्यूरेशन में चाहे आप पढ़े ना, लेकिन लिखें जरूर। वो डिपेंड करता है कि आप इतनी तैयारी हो चुकी होगी, अगर आपका पीटी निकला है, अगर आप लिख रहे हैं तो आप पकड़ पाएंगे, बेटर चीजें पकड़ पाएंगे जो आपसे ज्यादा पढ़ा रहा है। लिखें जरूर। और सर इंटरव्यू बड़ा इंस्टेंट होता है, उसमें कुछ ऐसी प्रिपरेशन मुझे नहीं लगती, बस इतना हो कि आपका उस टाइम चल रहा है कहीं भी, वो आपके न्यूज़पेपर वगैरह में आपका इतना अच्छा टच होना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। तो सर ऐसे इसको मैं वो करूँगा, ऐसे लेके चलना चाहिए। कोचिंग की बात है सर, मैं 2-3 चीजें जरूर कहूंगा कि जो मैंने किया था। सर एक 4th पेपर होता है हम लोगों का, GS4, तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा नया इंट्रोडक्शन हो जाता है हम लोगों के लिए। तो GS4 का पेपर आपको कहीं ना कहीं, मैंने भी किसी की हेल्प ली थी, कहीं गाइडेंस ली थी, वो आप कर सकते हैं GS4 के लिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जितना आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो सब कवर होता रहता है इन जनरल। और बुक्स, रेफरेंस बुक्स भी आप ले सकते हैं। ऐसे जरूर लिखते रहना चाहिए, एटलीस्ट एक हैबिट बना लीजिए कि संडे टू संडे आप एक ऐसे लिखें, और पीयर्स से चेक कराएंगे, या और कोई अच्छा मेंटर आपको मिल जाता है तो और बेटर है। ब्यूटीफुल। सो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अपना सेल्फ स्टडी भी बच्चा कर सकता है यदि उसके अंदर वो पैशन है, और वो अपने को जज कर सकता है अच्छी तरह से, अपने वाटर लेवल को टेस्ट कर सकता है। एज यू सेड कि कुछ टेस्ट अवेलेबल है, पीटी के लिए टेस्ट अवेलेबल है, मेंस के लिए टेस्ट अवेलेबल है,
उसको टेस्ट दे दे के अपने वाटर लेवल को अपना लेवल चेक करता रहे, और उसी की तरह जैसे रवि जी ने बताया कि वो ग्राफ टाइप का बना के कि कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी तरफ अपने को लेके जाए। इंटरव्यू के लिए मैं आपके पास आऊंगा शैलेंद्र जी, और मैं समझना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने बोला कि इंटरव्यू की बहुत ज्यादा प्रिपरेशन ही वो इंस्टेंट होता है, बट ये बहुत स्पेशल होता है, मतलब सिविल सर्विसेज में बहुत ही स्पेशल होता है, जिसमें इंटरव्यू मेक और ब्रेक करती है। मैं आपसे, और बेसिकली इंटरव्यू ऐसा चीज है, मैं तीनों से पूछना चाहूंगा, पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, फिर रवि जी से, फिर श्याम जी से। इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए और क्या इन्वायरमेंट, जैसे अभी बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, उसके साथ साथ में सोशल इन्वायरमेंट का भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? सोशल इन्वायरमेंट है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है, जहां पे आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिनके साथ में रह रहे हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में तो गाइडेंस दे रही, कैसा इंटरव्यू होना चाहिए, कैसे उसकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? सर, यूपीएससी का जो 3rd स्टेज है, वो इंटरव्यू ना लिख करके पर्सनालिटी टेस्ट लिखते हैं। वो पर्सनालिटी ही टेस्ट करते हैं, और वो तैयारी इसके साथ हो नहीं सकती है कि कोई चाहे मेल्स के बाद में 1-2 महीने में तैयारी करते हैं, तो ये चीज हो नहीं सकती है। जो भी आप शुरू से लेकर के जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, वो बनती रहती है बचपन से ही, कॉलेज में बनती है, उसके बाद आप जॉब में है, या हमने कहा सोसाइटी में, बिल्कुल आप किसके साथ में हैं ये मैटर करता है। आपके थॉट प्रोसेस, आप पॉजिटिव मोटिवेटेड पर्सन है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। आपका देखने का नजरिया क्या है किसी चीज को, कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया, आप उसके सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही बता रहे हैं, आपको उसमें पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे सिविल सर्विस में जिस पोस्ट पे जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, कुछ एवरी डिसीजन विल हैव सम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी है, वो मैटर करती है, और इसलिए आपका जो एनवायरनमेंट है वो महत्वपूर्ण है। और पर्सनालिटी टेस्ट एक निरंतर निखार की प्रक्रिया है, इसलिए मैं कहूंगा कि बराबर उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए। और इसकी कुछ खास तैयारी नहीं हो सकती है सर। बहुत सारे लोग हैं जिनका स्कोर और सभी लोग, जैसे जितने भी दोस्त होते हैं या हम लोग करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में लगभग समान स्कोर ही आता है। कभी कभी हो सकता है हमने कोई गलती कर दी तो स्कोर बहुत कम हो गया, या कभी इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा लगा तो स्कोर बहुत बढ़ गया, लेकिन सामान्यतः स्कोर +-5 ही रहता है। क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी रहती है, और कितनी भी तैयारी कर ले, 3-4 महीने कर ले, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आता उसमें, या बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता। ओके, सो रवि जी, आपकी तरफ आता हूँ मैं। पर्सनालिटी की बात चली है, थोड़ी सी पर्सनालिटी को समझने की बात चली है। इसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती है, इसकी कोई तैयारी, आप जैसे हैं आपको वैसा दिखना है वहां पे, और उसी को जज करते हैं, उसी को समझते हैं वो। क्या हम कुछ फेक कर सकते हैं वहां पे? क्या हम कुछ हम जैसे नहीं है वैसा बन के हम वहां पे दिख सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपके पैनलिस्ट हैं वो एक बहुत ही अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा टाइम इन्हीं इंटरव्यूज, इसी एडमिनिस्ट्रेशन, इसी प्रशासन की प्रणाली का निकाल चुके हैं। तो कोई जेम्स बॉन्ड होगा जो फेक करता है, लेकिन अमूमन नहीं कर पाओगे। मैं इसमें एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो पिछले कोचिंग वाली चीज से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। हर साल हम अखबार में पढ़ते हैं, जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, कि एक दीक्षा चालक के बेटे ने आईएएस निकाला, एक ग्रेड 4 पियोन या लाइब्रेरी में ड्यूटी करने वाले के बेटे ने आईएएस क्रैक किया। और ये यूपी बिहार को बहुत एग्जाम्पल देता है। तो यानी कि आपको एक पेपर क्रैक करना है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम एक एलीट सेक्टर से बिलोंग करें, हम एक एलीट इंजीनियरिंग टाइप या मेडिकल साइंस से बिलोंग करें, या हम बड़ी बड़ी कोचिंग जाके वहां पैसा देके कर सके। नहीं, कैपिटलिज्म अभी हमारे प्रिपरेशन में नहीं आया है। अभी भी हमारा जो रिजल्ट आता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट आता है। जैसे हमारी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वैसे ही हमारी ब्यूरोक्रेसी भी रिप्रेजेंटेटिव है। एक पियोन का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा, मध्यम वर्गीय मास्टरों के, टीचरों के बच्चे, और इवन आईएएस के बच्चे, तो जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड है।
ओके। और इतना कुछ स्पेक्ट्रम वाइड है कि अगर आप, वही शिद्दत वाली बात आ जाती है, कमिटेड है, डेडिकेटेड है और आपने अच्छे से तैयारी करी है, तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो शैलेंद्र ने यूज किया है वर्ड एग्जैक्ट वही है कि आपकी पर्सनैलिटी जज होती है। तो आपके सामने बैठे हुए हैं, दे लुक फॉर OLQs। OLQ टर्म स्टैंड्स फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। आपके अंदर एक ऑफिसर बनने की क्वालिटी है, वो ट्रेड्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स हैं। आपका थॉट प्रोसेस जज करेंगे। आपको एक हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दे, उस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से करो कि आपको काम तो पब्लिक डोमेन में करना है। बिल्कुल, यू हैव टू बी पब्लिक, यू हैव टू सर्व द सोसाइटी। तो जो आप भी एक बात कह रहे थे जायसवाल जी की, समाज से जितना ज्यादा आप जुड़ के रहेंगे, समाज की समस्याओं का जितना ज्यादा हमें जानकारी होगी, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने पर्सनैलिटी टेस्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रवि जी। ये बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैसा पॉइंट है जो कि रिलेट करेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग कि हम यदि अपना स्टार्ट भी कर रहे हैं इसकी तरफ, यदि हमारी पर्सनालिटी वैसी है कि हम हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, हर चीज प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं सोशल उसके लिए, तो हम इसके लिए शायद सही डायरेक्शन में हम इसको अपने को जोड़ सकते हैं। श्याम जी, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा मैं आपसे कि जैसे आपने बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि नहीं लेना चाहिए, बहुत लेंदी होते हैं, नहीं लेना चाहिए। क्या एज अ इंजीनियर कुछ नेचुरल एडवांटेज मिलता है या डिसएडवांटेज होता है? कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है? सर सिविल सर्विसेज के लिए एज सच थोड़ा मतलब एनालिटिकल पावर इंजीनियर्स के पास रहती है, थोड़ी लगन, मतलब हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं कि पढ़ने की, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं कंपेरेटिवली अदर्स, तो ये चीजें तो एडवांटेज में रहती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे सर आप अगर जो एसे की क्वालिटी आप किसी ह्यूमैनिटीज के बच्चे की देखेंगे, अगर वो अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप उसकी क्वालिटी नहीं मैच कर सकते, तो वो डिसएडवांटेज भी रहता है। लेकिन सर फंडे हैं कि मतलब कैसे जो है हम उसके बराबर नहीं, लेकिन हम किसी तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ चीजें सर एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज हैं। लेकिन अगर वही है सर कि चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे कॉमर्स से हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, डिपेंड करता है आप सर कैसे करते हैं। वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है जी सर। सो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यदि इंजीनियर है तो उसको एक एडेड एडवांटेज मिल रहा है, वो पेडेस्टल पे बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल। रवि जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं शायद? मैं करना चाह रहा था कि एक एडवांटेज आया था जब 2011 में सिविल का पैटर्न चेंज हुआ और सीजन 2 में मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन ऐड हो गया। तो एक टाइम आया कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स ज्यादा क्रैक किए। अब आपने क्रैक तो कर लिए, लेकिन आप मेंस भी फोड़ के निकल गए, सिलेक्शन हो गया, बट फाइनली कहीं ना कहीं जो ट्रिकल डाउन होकर आया, प्रेसिपिटेट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने विचार किया कि अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने फिर सीसेट को क्या बनाया, क्वालिफाइंग बनाया। तो अब जब क्वालिफाइंग बना दिया है तो ऐसा जब एक्स्ट्रा लेवरेज नहीं है, इट इज ओके, ओपन एंडेड एग्जाम। सब आओ, जो मेहनत करेगा, लोग ऐसे भी हैं जो सिंपल उर्दू पढ़ के पेपर निकाल देते हैं, हमारे ऐसे भी हैं जो हिंदी लिटरेचर से बनते हैं, संस्कृत से आईएएस बनते हैं, तेलुगु पढ़ के आईएएस बनते हैं, लिटरेचर से एक पेपर लेते हैं तेलुगु और वो आईएएस बने हुए हैं। तो आप किसी भी तरीके से आर्ट, ह्यूमैनिटीज, अभय प्रताप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कॉमर्स, साइंस, सब चीजें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं, where your efforts, your contribution, your widespread awareness, knowledge, efforts, सब कुछ का it's a mixed bag of all your efforts, वो आपको रिजल्ट देगा फाइनली। शैलेंद्र जी, आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन पार्ट यूपीएससी और यूपीपीएससी में? क्या कॉमन है, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, जिससे थोड़ा सा सभी को समझाने के लिए थोड़ा सा बता पाए आप? सर 2017 तक पैटर्न अलग था यूपीएससी और यूपीपीएससी का। उस टाइम पे यूपीपीएससी में 2 सब्जेक्ट थे और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट थे। एक जनरल हिंदी का पेपर होता है, और 2018 के बाद से सिलेबस है वो काफी कुछ सेम हो गया है, पैटर्न भी काफी सेम हो गया है। जैसे जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होंगे और एक एसए का पेपर होगा, ये कंपलसरी है यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी में। इसके अलावा यूपीपीएससी में सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है जो कि अनिवार्य रूप से सबको करना होता है, वो परीक्षण के लिए कि आप हिंदी और देवनागरी लिपि अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसके अलावा
यूपीएससी में हिंदी एक रीजनल लैंग्वेज जो आप करना चाहें मातृभाषा और एक इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग होती है, जो कंपलसरी होती है सबके लिए, और ये आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपकी बाकी कॉपियां चेक होती हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चुनना होता है जो कि दोनों जगहों पर है, अन्य के स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी। तो अब काफी कुछ समान हो गया है। सिलेबस में भी काफी ज्यादा यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब इसके अलावा लगभग सब कुछ समान ही है सारे जीएस के पेपर्स में 1 2 3 4। तो अब ये कह सकते हैं कि काफी हद तक तैयारी एक जैसी हो गई है। कोई एक अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो बड़े आराम से यूपीएससी को दे सकता है। सो आपका कहने का मतलब है कि ये हम एक ही तैयारी देके दोनों की तरफ हम जा सकते हैं और दोनों को कम्पीट कर सकते हैं। कुछ चीजें जैसे यूपीएससी पढ़नी पड़ेगी, सामान्य हिंदी एक है जो पढ़ना पड़ेगा, और इसके अलावा हर पेपर के लिए उत्तर प्रदेश विशेष, जैसे यूपी स्पेसिफिक कल्चर, ज्योग्राफी, मिनरल, देन यूपी पॉलिटी, ऐसे ही अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष चीजें। यही सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी लगभग चीजें समान है। ओके रवि जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मैं देखिए बड़ा ही टफ है, सब कुछ है, और इस समय एक मेंटल टफनेस, मेंटल रेडीनेस, मेंटल प्रिपेयरनेस, जैसे आप शिद्दत की बात कर रहे हैं, इस समय इम्पेशंस भी होता होगा बंदा, फिर डरता भी होगा, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी होती होगी, स्ट्रेस होता होगा, और अपने से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मैं ये कर जाऊं, इतनी बार मैं फेल हो चुका हूं, अब क्या होगा आगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत चीजें होती हैं। एंड जो इससे निखर के ऊपर आता है वही, जैसे आपने बताया कि भाई कुछ परसेंटेज लोग हैं जो ऊपर आते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कैसे आपने किया और कैसे लोगों को करना चाहिए इस सिचुएशन से, मतलब फेलियर मिल रहा है, फिर उसके बाद हम एकदम से हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो जो मेंटल टफनेस है, मेंटल रेडीनेस है, या मेंटली प्रिपेयर करना है अपने को, कैसे करना चाहिए? इसके लिए मैं महात्मा गांधी पे जाना चाहूँगा। ओके। आप पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी को भी पढ़ने का मौका मिलेगा हर एक्सपीरियंस को। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा रास्ता ज्यादा जरूरी है बेमुकाबले हमारे एंड के। मीन्स द एंड थ्योरी इसको हम बोलते हैं। हमारा एंड रिजल्ट हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में आना हो, लेकिन जब हम जर्नी जो हमारी है, जो प्रिपरेशन लेवल हमारा होता है, उसमें हम एज ए इंडिविजुअल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका चरित्र का बदलाव होना शुरू हो जाता है। यू बिकम अ वेल अवेयर बेटर सिटीजन। तो दिस इज ओनली बाय प्रिपरेशन। ये एक मीन्स है आपको वहां पहुंचने पर। बट अगर आप वहां फाइनली नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपने अच्छी तैयारी करी है, तो आपके चरित्र में एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो अगर आप फेल भी हो रहे हैं, आप उस फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे और कुछ और जो आपको करना है उसका रास्ता बदलेंगे। रास्ता कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप ब्यूरोक्रेसी में नहीं आए, मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स को कहूंगा, इट इज नॉट द एंड। नहीं हुआ, इट्स ओके, एक्सेप्टेड, परफॉर्म समवेयर एल्स, मे बी दिस इज नॉट द कप ऑफ टी। तो हमें धीरे नहीं रहना, हमें तैयारी अच्छी करनी है, पूरी लगन से करनी है, अपने से चोरी नहीं करनी तैयारी करते वक्त। लेकिन हम जिद पे रह जाएं, हम किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, हम किसी मानसिक संतुलन को बिगड़ जाए, हम माता पिता से झगड़ा करने लगे, पीएससी में। तैयारी आपका चरित्र का बदलाव होगा, आप अपने अंदर एक गुणात्मक परिवर्तन ला पाएंगे, और जो भी रिजल्ट होगा, आप में इतनी काबिलियत उस वक्त होनी चाहिए कि आप रिजल्ट को सहजता से स्वीकार करें। बहुत अच्छी तरह से बोला रवि जी आपने कि आपको बेसिकली एक ट्रांसफॉर्म होता है, आपके कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्म होता है, आपकी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्म होता है, व्हाइल यू बेसिकली टेक द जर्नी टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन एंड देन अचीविंग द एंड रिजल्ट व्हिच इज बेसिकली गेटिंग सेलेक्टेड इनटू इट। ब्यूटीफुली पुट फॉरवर्ड। श्याम जी, मैं आपसे थोड़ा सा अलग हटके एक क्वेश्चन पूछता हूँ। डू लक आल्सो प्लेज अ रोल इन सक्सेस इन द एग्जाम? बहुत ही वैसी चीज है, मतलब लोगों ने पूछा है तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ क्या लक का भी कोई एक कॉन्स्टिट्यूट है इसमें? सर मानते हैं लोग, लेकिन मैंने कभी नहीं माना,
क्योंकि अगर आप लक को मानने लगेंगे फिर आपको डिफीटिंग एटीट्यूड आ जाता है। आपको चैलेंज करना सीखिए लक, बहुत तो अच्छी वो बात। बेटर एटीट्यूड होता है सर। लक को मतलब लक एक्सेप्ट मत करिए जब तक कि आपका फाइनल जब फाइनल चांस खत्म ना हो जाए, तब तक लक को एक्सेप्ट मत करिए। बहुत अच्छा। शैलेंद्र जी, आप भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे जब मैंने लक की बात करी, तो आपके अंदर भी एक ग्रिट आ रही थी, नहीं इस लक कुछ नहीं होता, कुछ और चीज होती है, आप बताइए। एक सर अनिश्चितता होती है, हम अपना पूरा प्रयास करते हैं, एक अनिश्चितता होती है जो हम नहीं जानते हैं कि क्या है, उसको लक कहिए या कुछ भी कहिए। जैसे मैं कहूंगा कि लास्ट अटेम्प्ट पिछली बार में जीएस पेपर और ऑप्शनल के बीच में लगभग 1 हफ्ते का समय होता है, तो उसमें मेरी तबीयत खराब हो गई। ओके। और मैं बहुत अच्छा ऑप्शन में नहीं कर पाया, तो उसको हम कुछ भी कह सकते हैं कि ठीक है, हम या तो हम बहुत अच्छे से खुद को तैयार नहीं किए, ये कह सकते हैं, या उसको लक कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो अपना हार्डवर्क होता है, रिजल्ट उसी से आता है। लक को 5% कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब सारी परिस्थितियां अनुकूल हुई तो सब कुछ अच्छा रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा, इतनी बात है सर। थैंक यू वेरी मच। अब आप सभी से, मैं रवि जी से आपसे शुरू करूंगा। मैं आपसे एक फाइनल वर्ड एडवाइस स्टूडेंट्स को यदि आप देना चाहें कि क्या एडवाइस देंगे बीइंग सिलेक्टेड, एंड जो आपने जर्नी पूरी करी है, जो आपने बताया कि जर्नी से ट्रांसफॉर्म हुए, क्या एडवाइस करेंगे, फेल हो या सक्सेस हो, व्हाटएवर, एक एडवाइस क्या करोगे आप? Alright. Having said all these factors and reasons कि हमें क्यों तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम सिलेक्ट होंगे, मैं जो सभी एस्पिरेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जिस दिन आप क्वालिफाई करेंगे, जिस दिन आपका नाम फाइनल मेरिट में आएगा, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर कोई खुश होगा, आपके माँ बाप, आपके गुरु, आपके सारे यार दोस्त, और वो जो एक भावना आपके अंदर आएगी, शायद उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो सिर्फ आप उस भावना के लिए मेहनत इतनी कर जाए कि कोई भी ऑब्स्टिकल हो, कोई भी हिंड्रेंस हो, आपको विचलित नहीं होना है, आपको हर रूप में उसको पार करना है। और कभी सोचना नहीं कि शुरू कब से करें, शुरू आज से, शुरू अब से करें, नाउ इज द टाइम। तो समय किसी के लिए रुकता नहीं है, हर वक्त आपके कंपटीटर्स लगे हुए हैं पेपर क्रैक करके आगे बढ़ने में। यू हैव कंपटीशन ऑल ओवर योर 360 डिग्री। तो आज से अभी से तैयारी करिए, जेन्युइन तैयारी करिए। पढ़ने के तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद है उससे पढ़िए, लेकिन खुद से सच्चाई बरतिए। बी ट्रू टू नो वन बट योरसेल्फ। वंडरफुल 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 वंडरफुल। श्याम जी, आपसे मैं पूछूंगा, क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को? सर मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी जिद रखिए अपने अंदर। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो थोड़ी जिद हो कि अब हम तभी वापस जाएंगे जब हम कर लेंगे। तो फैज का एक शेर है ना सर कि करते भी चलो, करते भी चलो, मरते भी चलो, सर भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है, अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। तो क्या सर बात है। डेरे जब तक ना मंजिल पर हम डाल लें तब तक हमको मेहनत करनी है। डिस्करेज सर एक पॉइंट आएगा जब आप मेंस के बाद इंटरव्यू देंगे और रिजल्ट नहीं होगा, बहुत निराशा होगी। 2-3 दिन आप रेस्ट करिए, घूमिए फिरिए, क्रिएटिव पढ़िए। मैं जब कभी निराश होता था मैं कुछ पढ़ता रहता था, मतलब मैं क्रिएटिव फिक्शन पढ़ रहा हूँ या कुछ और पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ते रहिए। मतलब आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, लेकिन क्रिएटिव वगैरह पढ़ते रहिए, तो वो हेल्प करता है। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, आप सर क्या कुछ बताएंगे? कुछ सवाल थे यहाँ पे जो पूछे गए अच्छा हैं। जी सर। अच्छा, तो इनका उत्तर दे दिया जाए पहले। हाँ नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके हम इसको ले लेते हैं। जी मैं इसको पढ़ लेता हूँ, मीनवाइल आप थोड़ा सा एडवाइस कर दीजिए कि क्या करना चाहिए। जी। मैं यही कहूंगा कि पहले आप सोच लीजिए कि रवि जी, क्या आप दिशा बने रहिए, होगी अपना आपकी। अपना कैमरा ऑन रखिए रवि जी। आप अपनी दिशा निर्धारित कर लीजिए कि क्या करना है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है सीधे तैयारी के लिए जाएं, जो कि जॉब के लिए ना जाएं। कुछ लोग हो सकता है जॉब के साथ में तैयारी करना चाहें। दोनों रास्ते हैं। अगर आप सिर्फ तैयारी के लिए जाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये तैयारी छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, और इसलिए आप इसके लिए तैयार रहिएगा। जॉब के साथ जाते हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव्स रहेंगे, आपको ड्यूटी करनी है, उसके बाद में पढ़ाई करनी है, तो आपके पास समय कम रहेगा।
आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो हो सकता है उस समय में आगे निकल जाएं आपसे, तो ये थोड़ा खतरा भी होता है। तो ये खुद को समझना है कि क्या मेरे लिए बेहतर है, और उसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये हो सकता है कि आप कॉलेज में तैयारी शुरू कर दें और आपका अगर एक अच्छा लेवल बन गया है, टेस्ट आप दे करके देख लीजिए, अगर अच्छा लेवल बन गया है तो हो सकता है आप सीधे तैयारी में उतर जाएं, या फिर अगर घर से बहुत अच्छा आपको बैकअप मिल रहा है तो आप सीधे तैयारी में जा सकते हैं। आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बैकअप भी अच्छा नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप नौकरी के साथ में तैयारी करते रहिए। रवि जी, आपकी तरफ एक जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, आप तेरे एक क्वेश्चन एक और डालना चाहता हूँ जो मेरे मन में आया। जैसे उन्होंने बोला क्रिएटिव होना चाहिए, जैसे श्याम जी ने बोला क्रिएटिव होना चाहिए, और कुछ ऐसा डिप्रेशन को हम कैसे टैकल करें उसको होना चाहिए। क्या इसमें हॉबीज का भी रोल होता है? जैसे उन्होंने बोला स्किट करते रहे ये लोग, स्किट। मैं थोड़ा सा मैं लाइटर मूड में बता दूं, मैं भी वहां पे स्किट करता था, मैं क्रिकेट में भी था। सो क्या हॉबीज का भी कोई रोल होता है इसमें, मतलब एक पर्सनालिटी बनाने में, क्रिएटिव होने में? देखिए, हॉबीज का रोल इतना अच्छा होता है कि आपको अपने व्यक्तित्व को उभारने का, अपने व्यक्तित्व में कुछ और चीजों को, एस्पेक्ट्स को ऐड करने का आपको अवसर मिलता है। ये आप किताबें पढ़ के भी कर सकते हैं, नाटक आपने बताया स्किट आप करते हैं, इवन प्लेइंग अ स्पोर्ट, डेली रूटीन एक्टिविटीज, उनसे आप क्या करेंगे, पढ़ के देखिए आप बोर भी हो जाते हैं, तो आपकी जो अंदर की स्टीम है उसको एक वेंट आउट चाहिए, और वो वेंट आउट थोड़ा सा लाइट आपको करना चाहिए। अगर आप पूरे टाइम से पढ़ते रहेंगे तो फाइनली आपको एक टाइम ऐसा लगेगा कि यार और कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपके पास वो अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी कम्बरसम आपका एटीट्यूड हो जाएगा। जहाँ पे हॉबीज रहती है वहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को किसी और चीजों में भी व्यस्त रख पा रहे हैं, और वो एक आपको पॉजिटिव दिशा देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। वो ऊर्जा, चाहे आप सुबह योगा करने से ले लो, बहुत बढ़िया चीज है, आप मेडिटेट करिए, आप योगा करिए, क्योंकि पूरे शरीर में है तो ऊर्जा का संचार। बिल्कुल, आपको ऊर्जा का संचार आपके शरीर में अच्छा हो रहा है, कहीं से भी आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करके पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं, तो आपके पर्सनैलिटी पे एक बहुत ही पॉजिटिव असर डालते हैं, और वो आप भी महसूस करोगे। द हॉबीज आई विल सजेस्ट, कोई भी आप हॉबी रख रहे हैं, वंडरफुल, इट शुड बी गुड। सो शैलेंद्र जी, मैंने सभी क्वेश्चंस पढ़े, आई थिंक काफी के जवाब दे दिए थे, मगर एक दो क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब शायद नहीं हो पाए हैं। What books to be followed while preparation? क्योंकि हमने जॉब के साथ में प्रिपरेशन करनी है, और कैसे कितने टाइम निकालना है वो सब हमने शायद बात कर ली, हमने बता दिया था लोगों बच्चों को कि 5 घंटे, कुछ आपने बताया था 5 घंटे का समय दीजिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा इस पे गाइड कर दीजिए आप। बुक्स काफी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी नहीं होता है, और लगभग एक ही ले दे करके रह जाती हैं। जो बुक स्टैंडर्ड्स होती हैं उनकी फॉलो करते हैं। जैसे पॉलिटी में हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की है, हो सकता है श्याम ने की हो। मैंने मृणाल सर के वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल थे, उनको मैंने देखे थे। मृणाल के करीब 70-75 वीडियोस थे, और काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, खासकर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने तैयार करवा दिए थे। ज्योग्राफी में भी मृणाल वेबसाइट से ही राजस्थानी मैम उस समय उन्होंने पढ़ाया था ज्योग्राफी, उसको मैंने पढ़ा था। और श्याम ने पहले ही बता दिया था कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भी ज्योग्राफी की तैयारी हो जाती है, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक है, हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, इससे ही काम हो गया था। नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी है। और इसके अलावा एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की बुक मैंने पढ़ी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है माइकल सैंडल, उनके कुछ 10-12 वीडियोस हैं जो कि एथिक्स के लिए मैंने देखे थे, वो काफी अच्छे वीडियोस हैं, उनको देख सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी, जो भी करंट अफेयर्स होता है उससे ही तैयारी की है। हाँ, करंट के लिए मैंने विजन के करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन जो होती हैं उनको फॉलो किया है, और लगभग मेरा सिंगल सोर्स वही रहा है करंट के लिए, विजन मैगजीन्स।
फिल्म्स स्पेसिफिक वो लोग जो कंसोलिडेटेड एक बना के देते हैं मंथली मैगजीन से, कुछ एक्सट्रैक्टेड मटेरियल फॉर फिल्म्स एंड मेंस, उसको फॉलो किया है। ये है, कुछ मुझसे छूट गया हो श्याम, रवि सर पूरा कर सकते हैं। श्याम जी आप बताइए। सर मैं एनसीईआरटी भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी पढ़नी चाहिए हम लोगों को। पहले सर इकोनॉमी में एक मैक्रो इकोनॉमी करके एनसीईआरटी है, सर वो बहुत यूजफुल है। एक इंडियन डेवलपमेंट करके बुक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको इकोनॉमी में मस्ट है। एक 12th क्लास में एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर ऐसे करके बुक है, रेड कलर का कवर है, वो मस्ट है। ज्योग्राफी की सर 11th-12th की सारी एनसीईआरटी मस्ट है। सोसाइटी की 2 बुक्स हैं, एन इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी और एक और है सर, वो दोनों मस्ट हैं। सर ने बता ही दिया था कि डीडी बसु भी आप अगर पढ़ना चाहें कोई तो वो भी पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए, और नई लक्ष्मीकांत इनफ है। और हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा ही इन जनरल सभी पढ़ते हैं पहला, और अभी एक ट्रेंड चल गया है स्पेशली ऑप्शनल हिस्ट्री वालों के लिए कि वो शेखर बंदोपाध्याय पढ़ते हैं। तो ये चीजें थोड़ी मस्ट हैं, और बाकी सर डिपेंड करता है कि कितना डेप्थ में आप जाना चाहते हैं, कभी इंटरेस्ट में भी चला जाता है, लेकिन ये मिनिमम है सर, क्रिटिकल मिनिमम। थैंक यू। रवि जी आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। बुक्स तो आपके पास शैलेंद्र अभी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, एनसीईआरटी है, देयर आर कपल ऑफ मोर बुक्स मार्केट में, देयर इज नो डन ऑफ बुक्स। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आगे चले जाइए, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के आगे चले जाइए, दिल्ली में आप अपने जो हमारे राजेंद्र नगर के बुक शॉप्स हैं, बहुत मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। विद टाइम आप फिल्टर करते रहेंगे कौन सा आपको सूट कर रहा है, कौन सा आपको सूट नहीं कर रहा, आप उसमें आगे बढ़ेंगे। एक चीज जो मैं इन पर्सन ऐड करना चाहूंगा, ट्राई टू गो विद द ऑफिशियल डेटा। ऑफिशियल डेटा से मेरा मतलब ये है, एग्जाम्स में हमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स देने पड़ते हैं, और वो हमारे बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स आर गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो जब भी किसी को मौका मिले, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर चले गए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की वेबसाइट पर चले गए, लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट पर चले गए, और अगर आप हॉस्टल में हैं, आप घर पर हैं, आजकल हमारे पास डिजिटल इंडिया आ गया है, आपके फोन में कनेक्शन है, तो एक न्यूज सुनने की आदत डालें। और न्यूज आपकी आज तक और टीआरपी वाली रिपब्लिक टीवी ना हो, सुशांत सिंह राजपूत वाली, तो आप अपना दूरदर्शन देखें, डीडी न्यूज, आप अपना रिपब्लिक टीवी देखें, नॉट रिपब्लिक, राज्यसभा टीवी देखें और लोकसभा टीवी देखें। और दो अलग से मैं आपको वो बता देता हूँ चैनल जो आप देख सकते हैं। एक चैनल आता है द बिग पिक्चर, और एक हिंदी में आता है सरोकार। ये राज्यसभा टीवी के 2 बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हिंदी वाला कौन सा बोला था अभी, और फिर से रिपीट कर दीजिए। सरोकार। ओके, सरोकार। तो ये 2 एक ऐसे चैनल्स हैं जहां पर राज्य की जो भी नीतियां हो रही हैं, जो भी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है, कोई भी आपका बजट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर एक डिस्कशन होता है, जैसे हम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं घंटे भर, वो 8 घंटे का चैनल होता है। तो उसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट का ओपिनियन आ जाता है, डिसेंट आ जाता है, और आप अपने आप को फ्रेम कर पाते हैं कि किस तरीके से कोई टॉपिक चलना चाहिए। तो other than the books prescribed by my fellow Shailendra and Abhay, I will recommend Rajya Sabha TV, Lok Sabha TV, government websites, and in particular channel of The Big Picture and सरोकार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें एक दो क्वेश्चन और आए हैं, यदि समय है तो मैं आपसे पूछ लूं। सब्जेक्ट्स इन फिल्म्स में के लिए उनमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, आनंद उमराव जी ने लिखा है, क्या होना चाहिए? और एक करंट अफेयर्स के लिए कि हाउ टू प्रिपेयर, तो उसके लिए तो हमने बता ही दिया आपने कि न्यूज़ देखिए और न्यूज़पेपर को पढ़िए। आपने सरोकार और दूसरा चैनल के बताया इंग्लिश का, तो थोड़ा सा बताइए शैलेंद्र जी आप इसके बारे में। प्रीलिम्स में सर कुछ कोई ऑप्शनल की जरूरत नहीं है, कोई 1 मिनट, सवाल क्या था सर प्रीलिम्स के लिए? सब्जेक्ट्स इन प्रीलिम्स। अच्छा, तो क्या सब्जेक्ट्स पूछ रहे हैं सर, वो ये पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है कि हिस्ट्री पूछी जाएगी, कल्चर, और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स जो चल रही हैं अभी वर्तमान में, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई है या कोई स्कीम है, कोई नया एक्ट पास हुआ है, जो भी करंट में चल रहा है, ये करंट अफेयर्स आ जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर है, फिर ज्योग्राफी है, और उसके साथ में इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट काफी ज्यादा पूछा जाता है, काफी अच्छे सवाल आते हैं। फिर पॉलिटी पूछी जाती है,
इकोनॉमी और इंटरनेशनल वर्ल्ड ज्योग्राफी कह लें उसको। ओके। लगभग यही पूछा जाता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का पेपर होता है जनरल स्टडीज का होता है, इसमें ऑप्शनल जैसी कोई चीज नहीं होती है, आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग समझी जाएगी, आप कितना अवेयर हैं जनरल स्टडीज के बारे में, और इसमें ये जो कुछ 6-7 सब्जेक्ट्स हैं या एरियाज हैं, इनके बारे में जानकारी ली जाती है। आई थिंक श्याम जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज। हाँ सर, जब मैं बुक्स बता रहा था तो इन्वायरमेंट हम लोग सर, मैंने या सर ने किसी ने मेंशन नहीं किया, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक है, वो काफी कम्प्रहेंसिव है। हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है, मेरा सोर्स कुछ और था, लेकिन वो बुक पढ़ी जा सकती है, बेटर बुक इन्वायरमेंट के लिए। और इन्वायरमेंट एक मस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट पे हमेशा गवर्नमेंट का फोकस रहता है, नया ना कुछ चलता रहता है, तो वो बुक पढ़ना मस्ट है। आप ये एडवाइस कर रहे हैं इन्वायरमेंट को जरूर और जरूर पढ़ें? बिल्कुल सर। ओके। इसमें एक लिखा है मैथ्स एज एन ऑप्शनल प्रीलिम्स में, क्या होता है क्या ऐसा? सर ये ऑप्शनल पहले हुआ करता था, एक सब्जेक्ट जो होता था एक ऑप्शनल आप अपना ले लेते थे, वही सब्जेक्ट पहले ले लेते थे। ये 2000 आई थिंक सर 9 और 8 से भी पहले रहा होगा। अब कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम में नहीं है। ओके ओके। हाँ लेकिन सर, हाँ बताइए। हाँ, मेंस के लिए मैथ्स ऑप्शनल हो सकता है और लिया जा सकता है। जैसे पिछली बार शायद 2018 के कनिष्क कटारिया रहे हैं टॉपर, उनका ऑप्शनल मैथ्स ही था और बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन इसमें शायद ये भी रहता है कि आपका स्कोर या तो बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत खराब भी हो सकता है। मुझे एनालिसिस की बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये एक ऑप्शनल हो सकता है, और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो चांस भी है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई होप हम लोगों ने काफी अच्छा डिस्कशन किया, और जितने भी लोग जुड़े हमारे साथ में, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और हम इसको अपलोड भी कर देंगे, जिससे कि बाद में लोग इसको देख पाएं, उससे लाभान्वित हो पाएं। एंड थैंक यू वेरी मच रवि जी, शैलेंद्र जी और श्याम जी, आपने अपना इतना अच्छा समय दिया और मुझे भी काफी इनलाइटमेंट हुआ। मैं भी ये बहुत अच्छा जुड़ा, और एज इफ कि आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि हाँ कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। और जिस तरह का इनिशिएटिव है, आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे लोगों को कितना बेनिफिट मिल सकता है, ये जो हम इस तरह की सीरीज शुरू कर रहे हैं? सर पहले रवि सर बोल रहे हैं। यस। अच्छा, डेफिनेटली इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म, सबके अपने अपने टेक अवेज होते हैं, तो वेरियस एस्पिरेंट्स टेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम टुडेज, वो आपके पास फीडबैक आ जाएगा। एक हमारे पास फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, एक मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, तो उसके हिसाब से वी विल इम्प्रोवाइज कि आगे वाले लेक्चर्स, आगे वाले वेबिनार्स किस तरीके से कंडक्ट करें। आज हम एक बहुत ही ब्रॉडर से एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वी कैन नैरो डाउन द स्कोप, बिल्कुल, नैरो डाउन द टॉपिक्स टू बी कवर्ड, we can ask the aspirants to come prepared with their questions। ऐसे ही रैंडम में आके नहीं बैठना है कि 7 बजे का हमें टाइम दिया और 7 बजे आ गए। तो ये बार हम एक्सपेक्ट करेंगे कि those aspirants who are coming, they should be on a better foot than today। उनके क्वेश्चंस में, उनके लुक में, उनके व्यू में एक आपका इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए। And we are always open for the HBTI community as a family। We will all be together forever। Thank you so much। श्याम जी आप कुछ बोल रहे थे? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पहला गाइडेंस कहाँ से मिल रहा है और वो कितना अच्छा है, ये सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर जो है, मतलब जो सीनियर सक्सेस हो जाते हैं वो एकदम जूनियर्स के लिए मेंटर का काम करते हैं, और हम लोग उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं, और हम पूरी हेल्प करेंगे जो भी मतलब एस्पायरेंट अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। वंडरफुल। शैलेंद्र जी। सर एक सवाल एक रितेश ने पूछा है कि हिंदी लिटरेचर के लिए क्या सब टेक्स्ट बुक्स होंगी? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ऑप्शन जो रहा है वो पहले टर्म में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था, लेकिन उसके बाद में मैंने हिंदी लिटरेचर ही रखा है। तो मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है टेक्स्ट बुक्स, तो अभी अगर मैं बताऊंगा तो शायद ये संभव नहीं होगा, वो मुझसे बाद में अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में। हाँ मैं इनका वो ले लूंगा क्वेश्चन, आप तक मैं पहुंचवा दूंगा। मैं अभय प्लीज डू इट दिस थिंग। सो एक्सपीरियंस के बारे में सर, ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे जब दीपिका ने कांटेक्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, और दूसरे कॉलेजेस को देख करके मुझे थोड़ा ये अचंभा भी होता था कि हमारे कॉलेज में ऐसा कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं है या एलुमनाई कनेक्ट नहीं है।
हमारा फेस्टिवल हुआ था तो हमने थोड़ा बहुत कनेक्ट हुए थे अपने एलुमनाई से, लेकिन वो खासकर बस फेस्टिवल से रिलेटेड ही था और एक इन जनरल नहीं था। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हर फील्ड के सर जो भी सीनियर्स हैं जहाँ भी हैं, चाहे वो बाहर हैं या फिर किसी थर्ड कंपनीज में हैं, PSU में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में हैं, कहीं भी हैं, उन सबसे कनेक्ट होकर के आप ऐसे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जब कॉलेज में होते हैं उस समय बहुत कम अवेयरनेस होती है या हमारे पास जानकारी बहुत कम होती है। तो अगर एक नॉलेज उनको डिस्ट्रीब्यूट होती है तो बहुत अच्छा रहेगा उनके करियर के लिए, अपना करियर और अच्छे से चूज कर सकते हैं। जैसे ये सिविल सर्विसेज के बारे में हो गया, ऐसे ही और भी वेबिनार होते रहने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसे बताया इसका कंटिन्यूएशन भी हम रखेंगे वेबिनार, जिसमें सीरियसनेस होगी, लोगों की और सीरियसनेस होगी, उनके क्वेश्चंस भी बहुत ही नैरो डाउन होंगे, फोकस्ड होंगे और उनका इंटरेस्ट भी होगा कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, वो कमिटमेंट भी होनी चाहिए। और जब ये होगी तो और आपका गाइडेंस होगा तो सफलता जरूर मिलेगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे गाइडिंग लाइट बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग and I'm really overwhelmed to having you all. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. तो कोई आप एक सानिध्य, ठीक है, चलिए। Thank you.